नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से एक से अधिक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने की संभावना है। आज हम देखेंगे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटिंग। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का विचार हम लोग देख लेते हैं। आज का विचार है, कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को हार नहीं मानना है, आगे बढ़ना है और यूं ही एग्जाम की तैयारी करते रहना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग। किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसमें डिफरेंस पूछे जाते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए कि हार्डवेयर की जो डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी है और सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। आगे हम लोग सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये हम लोग आगे की वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। हार्डवेयर, कंप्यूटर मशीन तथा कलपुर्जे को हार्डवेयर कहते हैं। जो भी मशीन है कंप्यूटर के जो हम उसको देख सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर की भौतिक संरचना होती है। वस्तुतः कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख तथा छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। यह कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं। इसके उदाहरण हैं सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, मेमोरी डिवाइस आदि ये हार्डवेयर के एग्जाम्पल है। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कोई भी कार्य को स्वयं संपादित नहीं कर सकता। किसी भी कार्य को करने के लिए या संपादित करने के लिए हार्डवेयर को निर्देश दिया जाना आवश्यक होता है। यह आवश्यक कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों, अनुदेशों का समूह होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, कहा जाए तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स कह सकते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर यह निर्धारित करता है कि हार्डवेयर कब और कौन सा कार्य करेगा। सॉफ्टवेयर को हम देख या छू नहीं सकते, जबकि हार्डवेयर को हम देख और छू सकते हैं। इस प्रकार अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को मोटे तौर पर 5 भागों में बांटा जाता है, जो हर प्रकार के कंप्यूटर के लिए आवश्यक होता है। तो वो 5 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला इनपुट, दूसरा स्टोरेज, तीसरा आउटपुट, चौथा प्रोसेसिंग और पांचवा कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक एक भाग के बारे में। पहला था इनपुट। कंप्यूटर में डाटा तथा अनुदेशों, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को डालने का कार्य इनपुट कहलाता है। ठीक है, इसे इनपुट यूनिट द्वारा संपन्न किया जाता है। जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देंगे वो इनपुट यूनिट द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, और वो इंस्ट्रक्शन जो डाटा होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, वह क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। दूसरा है भंडारण, स्टोरेज। डाटा तथा अनुदेशों को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त अंतरिम तथा अंतिम परिणाम, ठीक है, इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। ठीक है, अगला है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या है? इनपुट द्वारा प्राप्त डाटा पर अनुदेशों के अनुसार अंकगणितीय, यहां पर देखना, अंकगणितीय व तार्किक गणनाएं, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन कर उन्हें सूचना में बदला जाता है तथा वांछित कार्य संपन्न किए जाते हैं। मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो जो इंस्ट्रक्शन और डाटा हमने इनपुट के द्वारा लिया है, अब उसी को क्या करेगा? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के थ्रू सूचना में, इंफॉर्मेशन में बदल देकर जो हमको चाहिए वह परिणाम हमको मिल जाएगा। किसके थ्रू? ये प्रोसेसिंग के थ्रू। आउटपुट, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस के पश्चात जो भी प्रोसेसिंग हुई है कंप्यूटर के द्वारा और जो हमको फाइनल रिजल्ट मिला है उसको उपयोगकर्ता के समक्ष प्रदर्शित करने का कार्य क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। इसे आउटपुट यूनिट द्वारा संपन्न किया जाता है। आगे देखेंगे इनपुट यूनिट कौन कौन से हैं, आउटपुट यूनिट कौन कौन से हैं। अब देखते हैं कंट्रोल। विभिन्न प्रक्रियाओं में
प्रयुक्त उपकरणों, अनुदेशों तथा सूचनाओं को नियंत्रित करना और उनके बीच में तालमेल स्थापित करना वो कंट्रोल कहलाता है। जितने भी प्रक्रियाएं हैं उनमें अलग अलग उपकरण उपयोग होंगे, निर्देश यूज होंगे, उनके बीच में तालमेल और समन्वय स्थापित करना ही क्या कहलाएगा? कंट्रोल कहलाएगा। अब देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग। तो कंप्यूटर के कौन कौन से प्रमुख भाग हैं वो देखते हैं। कंप्यूटर की आंतरिक संरचना विभिन्न कंप्यूटरों में अलग अलग होती है, ठीक है, पर कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर हार्डवेयर को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग? इनपुट यूनिट, दूसरा है भंडारण यूनिट या मेमोरी, तीसरा है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर कौन कौन से? तो मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्राथमिक और मुख्य मेमोरी, ये जो है सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट है तुम्हारा आउटपुट यूनिट। अब इन्हीं के बारे में एक एक करके हम लोग आगे देखेंगे। पहला है इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। डाटा, प्रोग्राम, अनुदेशों, इंस्ट्रक्शंस और निर्देशों, कमांड्स को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग किया जाने वाला विद्युत यांत्रिकी युक्ति, जो भी उपकरण है, जो भी डिवाइसेस हैं, वो क्या कहलाएगी? इनपुट डिवाइस कहलाएंगी। इनपुट यूनिट उपयोगकर्ता से डाटा और अनुदेश प्राप्त कर उसे डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। डिजिटल रूप में इट मींस 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। ये बाइनरी नंबर, क्योंकि कंप्यूटर क्या है? बाइनरी नंबर ही समझता है, तथा प्रोसेसिंग के लिए प्रशस्त करता है। चूंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी संकेतों 0 और 1 अथवा ऑन और ऑफ को समझता है, अतः सभी इनपुट डिवाइस इनपुट इंटरफेस की मदद से डाटा व अनुदेशों को बाइनरी संकेत में बदलते हैं। तो इसका कार्य क्या क्या होता है इनपुट डिवाइसेस का? तो पहला है डाटा, अनुदेशों तथा प्रोग्राम को स्वीकार करना, दूसरा है इन्हें बाइनरी कोड में बदलना, तीसरा है बदले हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम में देना। ये इनपुट डिवाइस के प्रमुख कार्य हैं। अब देख लेते हैं इनके उदाहरण। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइक, पंच कार्ड रीडर, ये सब क्या है? ये सब है इनपुट डिवाइसेस के कुछ उदाहरण। अगला है भंडारण यूनिट या मेमोरी, स्टोरेज यूनिट और मेमोरी। डाटा या अनुदेशों को प्रोसेस करने से पहले उन्हें मेमोरी में रखा जाता है। प्रोसेस द्वारा प्राप्त अंतरिम और अंतिम परिणामों को भी मेमोरी में ही रखा जाता है। इस प्रकार मेमोरी सुरक्षित रखता है। पहला है इसके प्रोसेस के लिए दिए गए डाटा व अनुदेशों को, ठीक है, अंतिम परिणामों को, अंतरिम परिणामों को और अंतिम परिणामों को यह मेमोरी में सुरक्षित रखता है। मेमोरी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? तो 2 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? पहला है प्राथमिक या मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी जिनको कहा जाता है। तो देखते हैं प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, प्राइमरी और मेन मेमोरी क्या है। यह कंप्यूटर यूनिट के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। इनकी स्मृति क्षमता कम जबकि गति तीव्र होती है। हालांकि इनकी स्मृति क्षमता जो होती है कम होती है, लेकिन इसकी स्पीड होती है फास्ट। इनमें अस्थायी निर्देश तथा तत्कालिक परिणामों को संग्रहित किया जाता है। अस्थायी मतलब टेम्पररी परिणामों को स्टोर किया जाता है। यह अस्थायी वोलाटाइल मेमोरी है जिनमें, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल ये आता है, ठीक है। तो यह किस प्रकार की मेमोरी है? अस्थायी, वोलाटाइल। तो वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल वे मेमोरी होते हैं जो कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर सूचना स्वतः ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। डाटा तथा अनुदेश को प्रोसेस करने से ठीक पहले प्राथमिक मेमोरी में अस्थायी रूप से रखा जाता है। जो भी हम लोग डाटा या निर्देश जो है इनपुट करते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाता है? प्राथमिक मेमोरी में टेम्पररी रूप से स्टोर होती है। अंतरिम जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, अंतरिम परिणामों तथा प्राप्त आउटपुट को प्रदर्शित करने से पहले प्राथमिक मेमोरी में फिर वो डाटा स्टोर की जाती है, ठीक है। सेमीकंडक्टर, रजिस्टर, कैच, रोम, रैम ये प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण हैं। इनमें रजिस्टर या कैच मेमोरी या माइक्रोप्रोसेसर के भीतर ही बने होते हैं, जबकि रोम और रैम मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। सीपीयू का सीधा संपर्क कैश मेमोरी से होता है। इसका दूसरा प्रकार है मेमोरी का द्वितीयक, सेकेंडरी अथवा सहायक मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी।
डाटा सॉफ्टवेयर तथा अंतिम परिणामों को स्थायी रूप से सहायक मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में क्या हो रहा था, डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित हो रहा था, वही द्वितीयक मेमोरी में जो परिणाम होता है, जो डाटा है उसके अंतिम परिणाम जो है उनका स्थायी रूप से क्या होता है, स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डाटा प्रोसेस से पहले सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में लाया जाता है। सहायक मेमोरी में कम खर्च में विशाल डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है। यह एक स्थायी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी कैसे होती है, तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, क्या होती है नॉन वोलाटाइल मेमोरी, तो देख लेते हैं। जिनमें कंप्यूटर को बंद कर देने या विद्युत उपलब्ध ना होने पर भी डाटा नष्ट ना हो। यदि कंप्यूटर को हम बंद कर दें तो भी हमारा डाटा कहाँ रहेगा, वहां पर स्टोर रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। वो इस टाइप से मेमोरी जो होती है वो द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क आदि जो है सहायक मेमोरी के उदाहरण हैं। अब देख लेते हैं कुछ जो टर्म जो हमने प्राथमिक मेमोरी में रजिस्टर, कैच, ये कैच मेमोरी ये देखे हैं ना, वो होते क्या हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर, यह सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित अत्यंत तीव्र गति वाली प्राथमिक मेमोरी होती है। इनमें सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। रजिस्टर को वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित डाटा को ही प्रोसेस करता है। जो सीपीयू होता है वो रजिस्टर में उपलब्ध डाटा को ही क्या करता है, प्रोसेस करता है। अतः डाटा तथा अनुदेशों को प्रोसेस करने से पहले रजिस्टर में स्थानांतरित किया जाता है। रजिस्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम 1 से 2 नैनोसेकंड होता या हो सकता है। अगला है कैश मेमोरी। क्या होती है कैश मेमोरी, तो देखते हैं। कैश मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़े होते हैं, अतः कैश मेमोरी से सीपीयू तक डाटा जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड के सिस्टम बस, यहाँ पर टर्म यूज हुआ है सिस्टम बस। तो जो बस हम लोग देखेंगे आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि ये सिस्टम बस, डाटा बस ये होते क्या है। ठीक है, तो मदरबोर्ड के सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करना पड़ता, ये सिस्टम बस का उपयोग नहीं करता। तो क्या होता है, ये डाटा, हाँ, सिस्टम बस का उपयोग नहीं होता। जब सिस्टम बस का यूज नहीं हो रहा है तो इसकी डाटा स्थानांतरण की गति क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाती है। ये डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं सीपीयू से। आगे देखते हैं। यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एल का कार्य करती है। ठीक है, ये क्या हाई स्पीड स्टोरेज का कार्य करती है, जिसमें प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। वह सीपीयू वांछित सूचना के लिए सबसे पहले कैश मेमोरी में तलाशता है। अगर वांछित सूचना कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तो उसको वो रोम या रैम में खोजा जाता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए रोम और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर पता ना हो तो हमारे जो फुल फॉर्म वाले वीडियो हैं उनको देखकर आप लोग इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो बताइएगा क्या होता है रोम और रैम का, ये जनरल नॉलेज की वो प्रश्न है। ठीक है, आगे देखते हैं कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच में गति भेद स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए बफर का काम करता है। कैश मेमोरी में अत्यंत तीव्र गति होती है। यह अधिक महंगा भी होता है। ठीक है, इसकी स्पीड भी अधिक होती है और यह कॉस्टली भी होता है। कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना होता है, तो 2 से 10 नैनोसेकंड तक हो सकता है। आगे देखते हैं रैम। तो अब मैंने पूछा था इसका फुल फॉर्म क्या होता है रैम और रोम का, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक, देखते हैं पहला रैम। रैम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है जिसे मदरबोर्ड पर बने मेमोरी स्लॉट पर लगाया जाता है। यह अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, इनमें डाटा एक्सेस टाइम डाटा की भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती, अतः इसकी गति क्या होती है, तीव्र होती है। प्रोसेसिंग के दौरान डाटा और अनुदेशों को सहायक मेमोरी में लाकर रैम में स्टोर किया जाता है और सीपीयू इन्हीं रैम से प्राप्त डाटा को प्रोसेस करता है। तो किसी अंतरिम या अंतिम परिणाम को वो अस्थायी तौर पर रैम में स्टोर करता है। ठीक है, तो रैम जो होता है वोलाटाइल मेमोरी होता है। रोम देखते हैं, रोम जो होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। रोम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर निर्माता कंपनी द्वारा स्थापित किया जाता है। रोम एक स्थायी मेमोरी है।
कैसी मेमोरी है? स्थायी मेमोरी है। इनमें डाटा ना तो नष्ट होती है, ठीक है, ठीक है, इसमें डाटा ना संग्रहित होती है और ना ही नष्ट होती है और ना ही इसे बदला जा सकता है, ये फिक्स है। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर स्टोर किए जाते हैं। जो कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो भी आवश्यक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है उसको निर्माता कंपनी कहां पर रखती है? रोम में रखती है। आगे देखते हैं सीमॉस, ठीक है, सीमॉस चिप, सीमॉस का चिप कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इनका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर में कुछ सूचनाएं तथा सेटिंग लगातार परिवर्तित होती रहती है, पर कंप्यूटर को उन्हें अद्यतन अपडेट करते रहना होता है, ठीक है। यदि किसी पर्सनल कंप्यूटर में कुछ समय या कुछ दिन के बाद ऑन किया जाए तो वह वर्तमान का सही समय और दिन दिखाता है, ठीक है। ऐसी सूचनाएं सीमॉस चिप मेमोरी में स्टोर किया जाती है। कहने का मतलब है कि आज मैंने कंप्यूटर को बंद कर दिया, 10 दिन बाद मैं चालू करूंगा तो उस दिन का करंट टाइम और उस दिन का करंट डेट वहां पर दिखेगा, ठीक है। तो वो स्टोर कहाँ रहता है और कौन अपडेट करता है? तो वो सीमॉस चिप के द्वारा ही वो अपडेट होता रहता है। वहां पर एक बैटरी भी लगा रहता है, सीमॉस बैटरी, ठीक है। देखते हैं सीमॉस चिप मेमोरी कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इनके साथ एक बटन के आकार का एक बैटरी लगी रहती है, जिसके कारण कंप्यूटर ऑन होने पर भी सीमॉस मेमोरी काम करते रहता है। यानी कि कंप्यूटर ऑफ होने पर भी, कंप्यूटर बंद भी रहता है तो उस बैटरी के थ्रू वो क्या है, ऑटो अपडेट होता रहता है, उसका क्लॉक वगैरह जो है वो चलता रहता है और मेमोरी अपना काम करता रहता है। किसके कारण? वो बटन के आकार की लगी बैटरी के कारण है। देखते हैं अगला है सिस्टम यूनिट, ठीक है। हमने देख लिया इनपुट और भंडारण, अब देखते हैं सिस्टम यूनिट। किसी पर्सनल कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट उसका मुख्य हार्डवेयर है। सिस्टम यूनिट टीन या प्लास्टिक का बना एक बॉक्स कंटेनर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अतिरिक्त कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर यूनिट सिस्टम यूनिट में स्थित होते हैं। सिस्टम यूनिट के मुख्यतः कौन कौन से भाग होते हैं? तो देख लेते हैं। पावर सप्लाई यूनिट होता है, ठीक है, एसएमपीएस भी जिसको कहा जाता है। मदरबोर्ड, ठीक, जो एक मदरबोर्ड बना रहता है जो चिप का, ठीक। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ठीक है। और मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी के कई पार्ट होते हैं तथा इसके अलावा और कई पार्ट होते हैं। देख लेते हैं अब मदरबोर्ड होता क्या है? मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रोम चिप, रैम चिप, मेमोरी आदि उपकरण लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं? ये मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। कंप्यूटर के अन्य उपकरण जैसे कि इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड आदि मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। भविष्य में हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट भी लगाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग ग्राफिक्स कार्ड वगैरह यूज करते हैं, अगर नहीं है तो उसके लिए बहुत सारे स्लॉट मदरबोर्ड पर बने होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आप उस स्लॉट में उस डिवाइसेस का लगा सकते हैं, ठीक है। उनके लिए मदरबोर्ड पर ही स्लॉट बने होते हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर बस, वहां पर एक टर्म यूज हुआ था सिस्टम बस, ठीक है, कंप्यूटर बस। देख लेते हैं कंप्यूटर बस क्या होता है। मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का समूह जो कंप्यूटर डाटा तथा संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के काम करता है, वह कंप्यूटर बस कहलाता है। मतलब ऐसे तार के समूह जो कंप्यूटर में डाटा और संकेत को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करें, ले जा सके, वो क्या कहलाएगा? कंप्यूटर बस। सीपीयू तथा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइसेस में आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो आते हैं। बीच निर्देश तथा सूचनाओं का आदान प्रदान का मार्ग जो है वो क्या है? वो बस है, ठीक है। एक बार और पढ़ लेते हैं। सीपीयू तथा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में निर्देशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान बस के मार्ग के माध्यम से ही होता है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल बस या सिस्टम बस किसे कहेंगे? मदरबोर्ड पर लगे उपकरण के बीच में डाटा तथा संकेतों का आदान प्रदान इंटरनल या सिस्टम बस के द्वारा किया जाता है। किसके बीच में? मदरबोर्ड और उसके बीच उनके उपकरण लगे हैं उसके, किसके द्वारा होता है? तो सिस्टम बस के द्वारा होता है। सिस्टम बस को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो पहला है डाटा बस, दूसरा है एड्रेस बस और तीसरा है कंट्रोल बस, ठीक है। इसके अलावा और कोई बस होते हैं? हाँ भाई होते हैं, एक्सटर्नल बस,
ठीक है, या एक्सपेंशन बस इसको कहा जाता है। एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव आदि को मदरबोर्ड के साथ जोड़ता है। इनमें डाटा स्थानांतरण की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है। किसके अपेक्षाकृत? जो सिस्टम बस होता है उसके अपेक्षाकृत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब देख लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे संक्षेप में हम लोग क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। कंप्यूटर का महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी, हार्ट और ब्रेन भी कहा जा सकता है। ठीक है, यह कंप्यूटर के सभी कार्य को क्या करता है? नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है और समन्वित करता है। कंट्रोल, सुपरवाइज और कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, सीपीयू डाटा के निर्देशानुसार क्या करता है? प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में बदलता है तथा इनपुट का आउटपुट के रूप में रूपांतरण करता है। सीपीयू कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में स्थित एक हार्डवेयर डिवाइस है। सीपीयू वास्तव में एक संगणन इंटीग्रेटेड चिप, ठीक, एक सघन आईसी होता है। ठीक है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। किसी एक माइक्रो प्रोसेसर में करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बने होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में यह प्रोसेसर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। सीपीयू स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा व निर्देशों को सीपीयू में बने रजिस्टर में अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही डाटा प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय तथा तार्किक कार्यवाही करता है। अर्थमेटिकल तथा लॉजिकल ऑपरेशन कौन करता है? सीपीयू। किसमें? रजिस्टर में स्थित निर्देश के अकॉर्डिंग। डाटा प्रोसेसिंग के सभी कार्य सीपीयू के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। अब देख लेते हैं सीपीयू के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। पहला है विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम को निर्धारित करना। ठीक है, कौन कौन से प्रक्रिया है, वो कब होगी, कैसे होगी और किस क्रम में होगी, वो निर्धारित करता है। अगला है कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित व निर्देशित करना। ठीक है, और तीसरा है कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करना और इनपुट डाटा को निर्देश अनुसार प्रोसेस करना। ये किसका काम है? तो हमारे सीपीयू का। ठीक, सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से प्रमुख 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा होता है मेमोरी रजिस्टर। तो देख लेते हैं इसी का एक एक करके। तो पहला है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रित करता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करता है। कौन? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नियंत्रण करने का और कोऑर्डिनेट करने का काम कंट्रोल यूनिट के द्वारा होता है। कंट्रोल यूनिट में सीपीयू द्वारा संपन्न की जा सकने वाली कार्यों की सूचना होती है जिसे इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। ठीक है, उनकी सूचना पहले होती है, वो क्या कहलाता है? इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम, किसका भाई? कंप्यूटर का। किसको कहा जाता है? तो कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। अब देख लेते हैं इसके कार्य। तो कंट्रोल यूनिट के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? पहला है इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को क्या करना? नियंत्रित करना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करना। ठीक है, अब कंट्रोल यूनिट है तो कंट्रोल ही नियंत्रण ही करेगा। ठीक है, तीसरा है मुख्य मेमोरी से डाटा को लाना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना। और चौथा है निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित एग्जीक्यूट करने के लिए आदेशित करना। और लास्ट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या करना? समन्वय स्थापित करना। ये किसके काम है? कंट्रोल यूनिट के। आगे देखते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ALU जिसका शॉर्ट फॉर्म है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का एक भाग है। डाटा प्रोसेस का वास्तविक काम ALU द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? ALU द्वारा। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की कौन सी? गणितीय, मैथमेटिकल तथा तार्किक, लॉजिकल कार्रवाई करता है। ठीक है, अब 2 यूनिट फिर से आ जाएंगे इसमें लॉजिकल यूनिट ALU में। पहला है अर्थमेटिक यूनिट और दूसरा है लॉजिकल यूनिट। ये 2 भागों में ये बट जाता है। अब देखते हैं AU अर्थमेटिक यूनिट। डाटा पर मूलभूत अंकगणितीय गणना
जैसे कि जोड़ना है, घटाना है, गुना है, भाग है आदि कार्य संपन्न करता है। किसके थ्रू? अर्थमेटिक यूनिट के थ्रू। और दूसरी तरफ एलयू मतलब लॉजिकल यूनिट, डाटा पर जैसे कि तार्किक कार्य, लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि बड़ा है, छोटा है, बराबर है, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू आदि का कार्य ये लॉजिकल यूनिट के द्वारा संपन्न करता है। इस प्रकार अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट पर डाटा अंकगणितीय गणना तथा तुलना का काम करती है। ठीक है, इसका अगला भाग है मेमोरी रजिस्टर। ठीक है, 3 भाग थे। ठीक है, तो लास्ट है मेमोरी रजिस्टर। यह उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सीपीयू का ही एक भाग होता है। इसे सीपीयू का वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। किसे? मेमोरी रजिस्टर को। वर्तमान में सीपीयू वर्तमान में उपयोग कर रहे डाटा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन तथा अंतरिम प्रोग्राम को स्टोर कहां किया जाता है? रजिस्टर में किया जाता है। अब देख लेते हैं बायोस। इंपॉर्टेंट है बायोस। बायोस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, क्या होता है बायोस, से आपको ध्यान में रखना है। बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसे मदरबोर्ड निर्माता कंपनी द्वारा स्थायी रोम मेमोरी चिप में स्टोर कर कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, कैसा है ये? रोम में स्टोर किया जाता है। कहाँ रहता है? मदरबोर्ड में। ठीक है, निर्माता कंपनी द्वारा इसमें क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले वह बायोस सॉफ्टवेयर चलता है। जब ये कंप्यूटर हम चालू करेंगे तो एक लोगो आता है, कोई भी निर्माता कंपनी है उसका कंप्यूटर पर एक लोगो आता है। ठीक है ना, वो कहाँ स्टोर रहता है? वो बायोस में रहता है। ठीक है, ठीक। बायोस मुख्य रूप से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है। ठीक है, बायोस जैसे ही ऑन होता है तो वो एक एक हार्डवेयर को जांच करता है। इसे ही जांच करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या पोस्ट कहलाता है। वो चेक करता है कि सभी डिवाइसेस आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं। कौन से? हार्डवेयर डिवाइसेस। ओके। और बायोस में स्थित बूट स्टेटअप लोडर, ठीक है, एक लोडर होता है बूट स्टेटअप लोडर। ये प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच कर इसे मुख्य मेमोरी में डालने का काम करता है। ठीक है, बायोस जो होता है वो चेक करता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है। ऑपरेटिंग सिस्टम जहां भी, जैसे कि हार्ड डिस्क में होता है नॉर्मली, फिर उसको कहाँ लाया जाता है? मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी में लाया जाता है। ठीक है, तो ये बूट स्टेटअप लोडर के द्वारा ये किया जाता है। क्या किया जाता है? ये चेक किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर ऑन होते समय डिलीट बटन, ठीक है, कंप्यूटर ऑन करते समय डिलीट बटन दबाने पर, जब कंप्यूटर हम स्विच ऑन किए हैं तो हमको डिलीट बटन दबाते रहना है, तो बायोस का एक सेटअप खुल जाता है जहां हम दिए गए विकल्पों को चुनकर बायोस में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, किन्हीं किन्हीं निर्माता कंपनियों में अलग अलग ये होता है, F8, F10 या फिर डिलीट बटन। ठीक है, तो चलिए ये बायोस के बारे में था। आगे देख लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात अंतरिम या अंतिम परिणाम को उपयोगकर्ता द्वारा पहुंचाने के लिए प्रयुक्त युक्ति है, प्रयुक्त डिवाइस है। यह कंप्यूटर को उपयोगकर्ता के साथ जोड़ता है तथा प्रोसेसर द्वारा परिणामों को उपयोगकर्ता के समझने योग्य स्वरूप प्रदर्शित करता है। चूंकि प्रोसेसर से प्राप्त परिणाम कैसे होते हैं? बाइनरी संकेतों में होते हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अतः इन्हें आउटपुट इंटरफेस द्वारा सामान्य संकेतों में परिवर्तित किया जाता है, जो उपयोगकर्ता के समझने योग्य हो वैसे में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आउटपुट डिवाइस के कार्य कौन कौन से हैं। पहला है सीपीयू के परिणाम प्राप्त करना, सीपीयू से परिणाम प्राप्त करना। दूसरा है प्राप्त परिणामों को मानव द्वारा समझे जा सकने वाले संकेतों में बदलना। तीसरा है परिणामों के परिवर्तित संकेतों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण। कौन कौन से डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगे या फिर उसके उदाहरण हैं। तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, स्क्रीन इमेज, प्रोजेक्टर, कार्ड रीडर आदि जो है आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट देख लेते हैं सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सीपीयू की स्पीड को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर की कार्य क्षमता को 1 सेकंड में संपादित किए जा सकने वाले अनुदेशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। चूंकि सीपीयू 1 सेकंड में लाखों अनुदेशों को संपादित कर सकता है, अतः इनकी गति को MIPS मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या BIPS बिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है।
ठीक है। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक पहला है कंप्यूटर घड़ी या सिस्टम क्लॉक। सीपीयू के डाटा प्रोसेस करने की गति के अंदर बने इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर निर्भर करती है, जिसे सिस्टम क्लॉक कहा जाता है। सिस्टम क्लॉक एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करता है, जिसे क्लॉक पल्स कहा जाता है। क्लॉक पल्स क्या होता है? वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पल्स होता है। डाटा प्रोसेसिंग के कार्य को अनेक छोटे छोटे व मूलभूत चरणों में स्टेप्स में बांटा जाता है। एक चरण का कार्य समाप्त हो जाने के बाद दूसरा चरण आरंभ करने के लिए रजिस्टर क्लॉक पल्स का इंतजार करता है। क्लॉक पल्स या सिस्टम क्लॉक द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। स्पष्टतः सिस्टम क्लॉक जितनी जल्दी क्लॉक पल्स उत्पन्न करेगा, सीपीयू के डाटा प्रोसेसिंग की गति उतनी ही तीव्र होगी। तो कंप्यूटर घड़ी या सिस्टम क्लॉक जितना स्पीड से क्लॉक पल्स उत्पन्न करेगा, जनरेट करेगा, तो उतनी ही जो हमारी सीपीयू है उसकी स्पीड बढ़ेगी। अन्य मापदंड समान होने पर 200 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक 100 मेगाहर्ट्ज के क्लॉक की अपेक्षा गुणित गति से काम करेगी। ठीक है। सिस्टम क्लॉक की गति को 1 सेकंड में उत्पन्न क्लॉक पल्स के संख्या के आधार पर मापा जाता है। 1 सेकंड में उत्पन्न पल्स की संख्या को हर्ट्ज या एचजेड कहते हैं। सिस्टम क्लॉक्स की गति को सामान्यतः मेगाहर्ट्ज पल्स पर सेकंड या गीगाहर्ट्ज पल्स पर सेकंड के रूप में निरूपित किया जाता है। 1 मेगाहर्ट्ज 1 मिलियन साइकिल प्रति सेकंड के बराबर है, जबकि 1 गीगाहर्ट्ज 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड होता है। आजकल उपलब्ध कंप्यूटर में सिस्टम क्लॉक की गति जो है 500 मेगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज तक हो सकती है। अगला है सीपीयू की स्पीड को प्रभावित करने वाले कारक में है रजिस्टर मेमोरी। सीपीयू रजिस्टर में स्थित डाटा को प्रोसेस करता है। सीपीयू में रजिस्टर की संख्या तथा आकार जितनी अधिक होगी, सीपीयू की प्रोसेसिंग की गति उतनी ही तीव्र होगी। ठीक है। जितना रजिस्टर की संख्या होगी और जितना ही आकार उसका ज्यादा होगा तो उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। किसकी? सीपीयू की। तीसरा है शब्द परास, वर्ड लेंथ। शब्द परास बाइनरी बिट की वह संख्या होती है जो कंप्यूटर को एक बार में प्रोसेसिंग के लिए लेता है। शब्द परास अधिक होने पर कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। शब्द परास की लंबाई 8, 16, 32, 64 बिट तक हो सकती है। 64 बिट शब्द परास का अर्थ है सीपीयू का एक साथ 64 बिट डाटा प्रोसेसिंग कर सकता है। तो जितनी वर्ड लेंथ होगी उतनी ही सीपीयू की स्पीड बढ़ेगी। कहने का मतलब है कि 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होंगे वाले सिस्टम सीपीयू का स्पीड को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ठीक है। अगला देखते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सीपीयू से जुड़ा होता है, अतः इसके डाटा स्थानांतरण की गति तीव्र होती है। स्पष्टतः कैश मेमोरी का आकार बड़ा होने पर सीपीयू की गति बढ़ेगी। कैश मेमोरी का आकार बड़ा होगा तो सीपीयू की गति क्या होगी? बढ़ेगी। सिस्टम बस, कंप्यूटर में बने सिस्टम बस की चौड़ाई विड्थ सीपीयू की गति को प्रभावित करती है। यदि सिस्टम बस की चौड़ाई 32 बिट है तो इसका अर्थ है कि कंप्यूटर बस में 32 तार हैं, अर्थात यह प्रोसेस एक साथ 32 बिट डाटा को आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है। तो जितनी ज्यादा संख्याएं होंगी सिस्टम बस की उतनी ही ज्यादा सीपीयू की स्पीड बढ़ेगी। अब देख लेते हैं समानांतर गणना, पैरेलल ऑपरेशन। एक साथ कई निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए सीपीयू की क्षमता को बेहतर उपयोग होता है, जिसे कंप्यूटर की गति बढ़ती है। ठीक है। ड्यूअल कोर या मल्टी कोर प्रोसेसर में एक साथ 2 या 2 से अधिक प्रोसेस एक ही चिप पर बनाए जाते हैं। इनमें पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, जिसके कारण सीपीयू की कार्य क्षमता बढ़ती है। कहने का मतलब है पैरेलल प्रोसेसिंग जिस प्रोसेसर में होगा तो उस सीपीयू की स्पीड क्या होगी? अधिक होगी। नेक्स्ट है सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच में समन्वय। सामान्यतः सीपीयू तीव्र गणना करता है, अतः अन्य उपकरणों को धीमा होने के लिए कंप्यूटर की गति को प्रभावित होता है। ठीक है। तो और जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनका समन्वय सीपीयू के साथ होगा तो उसकी स्पीड भी बढ़ेगी।
कंप्यूटर सिस्टम के कार्य क्षमता की माप। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी कार्य क्षमता की माप क्या क्या है। थ्रूपुट है, रिस्पॉन्स टाइम है, टर्न अराउंड टाइम है। तो क्या होता है थ्रूपुट? प्रति इकाई समय में कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या को थ्रूपुट कहते हैं। अधिक थ्रूपुट बेहतर कार्य क्षमता को इंगित करता है, पर यह प्रोसेस किए गए कार्यों के प्रकार पर भी निर्भर करता है। रिस्पॉन्स टाइम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर अपना थोड़ा थोड़ा समय सभी कार्यों के लिए प्रोसेसिंग के लिए देता है। कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिए गए तथा सीपीयू द्वारा उस कार्य को संपादित करने के लिए की गई पहली प्रतिक्रिया के बीच का समय रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। बेहतर कार्य क्षमता के लिए रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए। ठीक। टर्न अराउंड टाइम कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिए जाने तथा कंप्यूटर द्वारा उसे पूरा कर अंतिम परिणाम देने के बीच का टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। जो टाइम होता है वो टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। बेहतर कार्य क्षमता के लिए टर्न अराउंड टाइम कम होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। कंप्यूटर बस, कंप्यूटर के अंदर बना मुख्य सड़क हाईवे है जिस पर डाटा तथा सूचनाएं तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है। दूसरा, कंप्यूटर को अक्सर सिस्टम कहा जाता है क्योंकि इसमें अनेक युक्तियां एक साथ मिलकर दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य को संपन्न करते हैं तथा एक निश्चित परिणाम प्राप्त करते हैं। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? सिस्टम कहा जाता है। अब देखते हैं इंटेल तथा AMD एडवांस माइक्रो डिवाइस को दो प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर कंपनी है। इंटेल और AMD ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर कंपनी है। ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा निर्मित माइक्रो प्रोसेसर तथा सीपीयू चिप निम्न है। कौन कौन से है? इंटेल पेटियम, इंटेल सेरिलॉन, इंटेल जियोन, इंटेल कोड स्टूडियो, इंटेल एटम, AMD एल्थान और AMD ड्यूरान। ये सब क्या है? ये नाम है किसके? माइक्रो प्रोसेसर के, जो आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर नहीं है ऐसे करके पूछा जा सकता है आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट क्विज जो हमारे एग्जाम में कभी ना कभी आया है या कभी आ सकते हैं ऐसे। तो पहला है, कंप्यूटर के विकास की पहली पीढ़ी किसे कहा जाता है? ठीक है, ये हमारे पुराने लेक्चर का एक प्रश्न है, छूटा हुआ है। तो जिसमें वैक्यूम ट्यूब को, ट्रांजिस्टर को, इंटीग्रेटेड सर्किट को या माइक्रो प्रोसेसर को। तो हमको पता है कि वैक्यूम ट्यूब जो होता है वो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में लगा था, उसे पहली पीढ़ी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, ये उसका कार्य करने का सिद्धांत है। तो आपका सही आंसर है उपयुक्त तीनों, आंसर है डी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का घटक है। कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास? कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, प्राइमरी मेमोरी और उपयुक्त सभी। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक कौन सा है? तो हम देखते हैं इसमें सभी, क्योंकि कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है। ठीक है, सीपीयू को 3 घटक में बांटा गया है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है को आपके पास 4 ऑप्शन, मेमोरी है, बी है हार्ड डिस्क, सी है सीपीयू और डी है मॉनिटर। तो इसका सही आंसर क्या है? सीपीयू, सी। प्रश्न नंबर 5 है, सीपीयू के कार्य हैं। तो सीपीयू के कार्य क्या क्या है हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा है। तो ऑप्शन है ए, इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, बी, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, सी, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों जो कार्य हैं वो सीपीयू के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेटीएम ब्रांड में बेचा जाता है? तो पेटीएम ब्रांड क्या निर्माण करता है? अभी जस्ट हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट में। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। तो सही आंसर आपको कमेंट में देना है। तो मैं पढ़ देता हूं ऑप्शन कौन कौन से हैं। ए, मोबाइल चिप्स, बी, कंप्यूटर चिप, सी, कंप्यूटर और डी है माइक्रो प्रोसेसर। तो हमको पता है इसका सही आंसर है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7 है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? ALU का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी है एल्जेब्रिक लोकल यूनिट, ऑप्शन डी है
अरिथमेटिक लॉजिकल लोकल यूनिट। तो इसका सही आंसर है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? ठीक है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहेंगे? आउटपुट कहेंगे क्या? ऑप्शन बी इनपुट कहेंगे क्या? ऑप्शन सी एल्गोरिदम या कैलकुलेशन? ये चार ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन है आपका बी इनपुट है। कंप्यूटर में जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन हम लोग देंगे वो क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीपीयू का कौन सा भाग जो आकलन का कार्य करता है और निर्णय लेता है? तो वो कौन सा भाग होता है? ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अल्टरनेटिव लॉजिकल यूनिट, अल्टरनेट लोकल यूनिट, अमेरिकन लॉजिकल यूनिट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये सीपीयू का वो भाग है जो क्या करता है? आकलन करेगा और निर्णय लेने का क्षमता रखता है। प्रश्न नंबर 10 है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फटाक से देना है। ऑप्शन ए है प्रोसेसर, ऑप्शन बी है कंप्यूटर, ऑप्शन सी है केस और ऑप्शन डी है सीपीयू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोसेसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू है, कीबोर्ड है, डिस्क है, प्रिंटर है? तो इसका सही आंसर सबको पता है, हमारा सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है। प्रश्न नंबर 12 है, सीपीयू का पूरा रूप क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म बताना है, तो हमको पता है इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। सेंट्रल प्लेस यूनिट, सेंट्रल प्रोविंस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पुलिस यूनिट। तो इसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 है, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गति को समन्वित करता है, कोऑर्डिनेट करता है तथा कंट्रोल करता है, वो क्या कहलाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी कोऑर्डिनेशन बोर्ड, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन डी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने का काम करता है। सीपीयू का प्रमुख कार्य कौन सा है? प्रोग्राम अनुदेशों को अमल करना, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है डाटा व जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, ये ऑप्शन बी है। और डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना, ऑप्शन सी है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन डी में दोनों ए और सी, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ए और सी दोनों सही हैं। कंप्यूटर में सभी तार्किक, लॉजिकल तथा अंकगणितीय परिपालन, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन किए जाते हैं किसके थ्रू? ऑप्शन ए प्रणाली बोर्ड के द्वारा, ऑप्शन बी केंद्रीय नियंत्रक यूनिट द्वारा, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा, ऑप्शन डी मदरबोर्ड के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है। इसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, ऑप्शन ए इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आया है कभी ना कभी कोई ना एग्जाम में आया है। ठीक है, ये और आ सकता है। पहला ए इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ऑप्शन बी सिस्टम और एप्लीकेशन, डाटा, सूचना और एप्लीकेशन, ऑप्शन डी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। तो इसका सही आंसर है ए इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये कंप्यूटर के प्रोसेसिंग का चक्र में शामिल है। कौन से में? बेसिक में। ठीक है, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ा जाता है, किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन ए है इनपुट यूनिट, ऑप्शन बी सिस्टम बस, ऑप्शन सी एएलयू, ऑप्शन डी प्राइमरी मेमोरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिस्टम बस के द्वारा ये सब आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के संबंध में क्या सही है आपको बताना है। एक ए कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किए जाने वाला पहला चिप, बी सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होता है, ऑप्शन सी वही जो सीधे चिप जो सर्किट बोर्ड में सीपीयू तथा अन्य चिप पर लगे होते हैं, सर्किट बोर्ड तथा सीपीयू पर अन्य चिप पर लगे होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी में ये वाला डबल टाइप हो गया है, तो आप घबराइए मत, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सर्किट बोर्ड जिनमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं वो है मदरबोर्ड। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी, ठीक है, सिस्टम क्लॉक हमने देखा है इस वीडियो लेक्चर में। क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर है जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जा सकती। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है। एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। और आखिरी ऑप्शन है एक डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे नई और आधुनिक
है। तो इसका सही आंसर सबको पता है, ऑप्शन सी होगा। ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है, एक टाइमिंग डिवाइस है जो ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर घड़ी सिस्टम क्लॉक के स्पीड की गणना की जाती है, किससे की जाती है, गीगाबाइट से, बिट से, मेगाहर्ट्ज से या सेकंड में? तो इसका सही आंसर है मेगाहर्ट्ज में। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को कहते हैं, ये हमारा प्रश्न नंबर 21 है। इसके ऑप्शन है कंडक्टर, बसेस, कनेक्टर्स और कंक्यूजिव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कनेक्टर्स के द्वारा ये सभी आपस में जुड़े होते हैं। बायोस का फुल फॉर्म आपको बताना है, प्रश्न नंबर 22 है। ठीक है, ऑप्शन है बेसिक इंटा ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। तो इसका सही आंसर है सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है, रोम किसे कहते हैं, रीड ओनली मोड, रीड वन मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड वंस मेमोरी। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। सही ऑप्शन है रीड ओनली मेमोरी। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली के आधार पर कौन से संख्या, कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली पर है, कौन सी संख्या प्रणाली पर जो कंप्यूटर है वो कार्य करती है? ठीक है, हेक्साडेसिमल, षोडश आचारी प्रणाली, अष्टधारी प्रणाली, ऑक्टल सिस्टम या आस्की, या फिर बाइनरी सिस्टम या द्विधारी प्रणाली। तो सबको पता है बाइनरी सिस्टम पर हमारा कंप्यूटर जो है वर्क करता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आपका जो भी सुझाव है वो हमें कमेंट बॉक्स पर दीजिए, जिससे हम हमारे इस वीडियो लेक्चर को और अच्छे से बना सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।